जी अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर हमारा जो है आज वो है जी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हम जो सीखेंगे सबसे पहले वो है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कोई सब्सटेंस है अगर वो सॉलिड या लिक्विड की सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है। अच्छा, एडजॉर्प्शन के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है जिसका नाम है एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट एडजॉर्बेट आपका वो सब्सटेंस जो सरफेस के ऊपर किसी चीज़ की सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो रहा है, लग रहा है जाके, उसको हम उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट बोलते हैं। इसके अलावा एक टर्म और भी है जो कि है भाई एडजॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट जो है ना वो उस सॉलिड या लिक्विड को बोलते हैं जिसके ऊपर जाके आपका सब्सटेंस जो है ना वो अटैच हो रहा है। यानी एडजॉर्बेट जो है वो जिस सरफेस के ऊपर जाके अटैच होता है उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम भाई एडजॉर्बेंट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, अब इसके बाद है एक टर्म एडजॉर्प्शन, तो आपने जो है ना सीख लिया है अभी उसकी डेफिनेशन जो है क्या होती है। इसके अलावा है जी अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन क्या होती है? अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो सब्सटेंस है ना वो सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं है। ठीक है। एडजॉर्प्शन में हम ये देखते हैं वो सब्सटेंस आपका सरफेस के ऊपर रहता है, किसी चीज़ के सरफेस के ऊपर ही अटैच हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन है इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो सब्सटेंस है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर नहीं होता बल्कि वो सॉलिड या लिक्विड की बॉडी में से भी गुजर जाता है, थ्रू आउट दी बॉडी वो पास आउट हो जाता होता है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन की कोई एग्जांपल हम ले सकते हैं, और एग्जांपल हमारे पास जैसे जो H2 है, वाटर है। अगर स्टूडेंट्स वाटर जो है वो जाके स्पॉन्ज के अंदर जो है ना वो अब्जॉर्ब हो जाता होता है, अब्जॉर्ब इन स्पॉन्ज। ठीक है जी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। और ये वाटर जो है ना ये थ्रू आउट द स्पॉन्ज के अंदर पाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। ठीक है ना, थ्रू आउट द स्पॉन्ज। अच्छा, इसके बाद है जी अगर हम जो एडजॉर्प्शन है इसकी एग्जांपल भी हम देख लेते हैं कि एडजॉर्प्शन की एग्जांपल क्या है। जी, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास है जो पाउडर्ड एनिमल चारकोल जो होता है, पाउडर्ड एनिमल चारकोल जो होता है ना वो हमारा होता है, वो एडजॉर्बेंट होता है, उसको हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, अब एडजॉर्बेंट क्या हो सकता है जी? वो गैस हो सकती है। प्रेशराइज्ड गैस के मालिक्यूल जो है ना वो चारकोल की सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है। यानी जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो जाके किसके साथ अटैच होते हैं भाई? पाउडर्ड एनिमल चारकोल के साथ। तो उसको हम फिर बोलते हैं जी एडजॉर्प्शन। दिस इज द एडजॉर्प्शन प्रोसेस। एडजॉर्बेंट हमारा कौन सा है अभी? एनिमल पाउडर चारकोल। एडजॉर्बेंट कौन सा है? कोई भी गैस हो सकती है, वो प्रेशराइज गैस, क्लोज वेसल के अंदर ये काम हो रहा होता है। अच्छा, अब अगर हम दो टर्म्स हमने अभी पढ़ी हैं, एक अभी पढ़ा है हमने अभी एडजॉर्प्शन, और दूसरा क्या है? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्ब का मतलब होता है जज्ब हो जाना, अब्जॉर्प्शन। लेकिन एडजॉर्प्शन में कुछ चीज़ इनसाइड नहीं जाती सॉलिड की या लिक्विड की सरफेस के ऊपर ही सिर्फ रह जाती है वो। तो दोनों टर्म्स को हम अगर जोड़ें तो हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं सॉर्प्शन। दोनों का कम्बिनेशन क्या कहलाता है भाई? सॉर्प्शन कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, अभी हम जो पढ़ेंगे वो है जनरल फीचर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। इस चैप्टर में अब हम जो डिटेल पढ़ेंगे वो एडजॉर्प्शन की पढ़ेंगे। अच्छा, एडजॉर्प्शन के जो जनरल फीचर्स हैं उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं भाई कि एडजॉर्प्शन जो होता है ना, एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। जितना प्रेशर ज़्यादा होगा, गैस का प्रेशर यानी कि जितना ज़्यादा होगा, प्रेशराइज गैस होगी, वो सरफेस के साथ उसके अटैच होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। सेकंड है इसमें, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर दें, ठीक है, यानी कि
जो एक्सटेंट ऑफ सॉर्प्शन है ना, यानी अगर हम एड्जॉर्प्शन की बात ना करें, हम सॉर्प्शन की बात करें जिसमें दोनों प्रोसेस आ रहे होते हैं ये वाले, तो सॉर्प्शन जो है ना ये प्रेशर के क्या होता है, पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा थर्ड है भी सरफेस एरिया, अगर एड्जॉर्बेंट का ज़्यादा है, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ गैस मालिक्यूल एड्जॉर्ब भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन आपकी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया किसका होता है अभी, एड्जॉर्बेंट का होता है, सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, यानी जिस सरफेस के ऊपर जाके पार्टिकल ने, मालिक्यूल्स ने जाके अटैच होना है, अगर उस सरफेस का सरफेस एरिया ज़्यादा है, यानी एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल भी जाके एड्जॉर्ब होंगे। अच्छा, इसके अलावा जो एड्जॉर्प्शन है ना, इट इज़ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी एड्जॉर्प्शन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट रिलीज़ होती है। स्टूडेंट इसको एक्सोथर्मिक इसलिए बोलते हैं हम लोग कि आपका जो सब्सटेंस है या मालिक्यूल्स हैं वो सरफेस के साथ जाके अटैच हो रहे हैं, कोई ना कोई फोर्स वहाँ पे होगी, वंडरवाल फोर्स हो सकती है या कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हो सकता है वो। तो केमिस्ट्री में जहाँ भी केमिकल बॉन्ड या फोर्सेस डेवलप होती हैं वहाँ एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब ये कौन सा प्रोसेस हुआ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। क्योंकि जो सरफेस है ना, जैसे ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास कोई इस तरह हम, हाँ जी, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो हो गया ये। अच्छा, ये एड्जॉर्बेंट है कोई हमारे पास, सपोज ये उसकी सरफेस है जहाँ पे जाके मालिक्यूल्स ने अटैच होना है। सपोज करें ये जो डॉट में लगा रहा हूँ रेड कलर के, ये हैं जी गैस मालिक्यूल्स हैं। ठीक है, यानी ये आपका एड्जॉर्बेट है। तो जब ये जहाँ पे जाके अटैच होंगे तो कोई ना कोई फोर्स बनेगी, जिस प्रोसेस में क्या होता है स्टूडेंट, एनर्जी रिलीज़ होती है। अब होता है एक्चुअली ये है कि ये जो सरफेस है ना, एड्जॉर्बेंट की जो सरफेस होती है ना, वो अनस्टेबल होती है। ठीक है, जैसी गैस के मालिक्यूल जाके जुड़ेंगे उसकी सरफेस थोड़ी सी स्टेबलाइज हो जाती है। तो केमिस्ट्री में जब भी स्टेबिलिटी आती है वहाँ पे प्रोसेस में, उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होती है। अच्छा, ऐसी गैसेस जो कि इजीली लिक्विफाइएबल हैं, यानी पाँचवीं फीचर के अंदर हम देखते हैं, हाँ जी, ऐसी गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, या ऐसे कह लें इजीली लिक्विफाइबल गैसेस जो होती हैं, इजीली लिक्विफाइबल जो गैसेस होती हैं ना, वो इजीली जाके क्या होती हैं, अब्जॉर्ब हो जाती हैं ज़्यादा जल्दी से, मोर रेडिली अब्जॉर्ब्ड हो जाती हैं, मोर रेडिली गेट अब्जॉर्ब्ड, वो सरफेस के साथ जाके जल्दी लग सकती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि एड्जॉर्प्शन की टाइप्स भी देखते हैं हम। हाँ जी, तो जो एड्जॉर्प्शन होती है इसकी मेनली टू टाइप्स हैं। एक है फिज़िकल एड्जॉर्प्शन, दूसरा स्टूडेंट्स है अभी केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है। अच्छा, अब जो हमारे पास दोनों की खसूसियात हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी हम देखते हैं। तो ये आपके सामने मैंने करैक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स क्या है, नेचर ऑफ ऑपरेटिव फोर्सेस। ठीक है, अच्छा, फिज़िकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, वीक वंडरवाल्स फोर्सेस होती हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिकल अटैचमेंट क्या होती है, वो जल्दी रिमूव भी हो जाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस ज़्यादा होता है वो। अच्छा, केमिकल एड्जॉर्प्शन कैसी होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड आता है। ठीक है, जैसे कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, इस तरह कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इस तरह का हो सकता है। वंडरवाल फोर्सेस में आपको पता है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हो सकती हैं, डाइपोल फोर्सेस हो सकती हैं। ठीक है, वीक फोर्सेस होती हैं इसके अंदर। अच्छा, अक्रेंस की बात करें तो ये एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है, लेकिन जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है ये किस टेम्परेचर पे कर हो सकती है, एट हाई टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा, इसके बाद थर्ड स्टूडेंट्स देखें, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। यूजुअली फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन स्टूडेंट्स लो होती है। जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना वो लेस एक्सोथर्मिक होता है किसके अंदर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के अंदर। लेकिन केमिकल में क्या होता है, वो केमिकल में हाई होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है ना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब बनता है तो हीट भी ज़्यादा फिर रिलीज़ होती है। ठीक है, इसके बाद है रिवर्सिबिलिटी। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीक बॉन्ड होता है, टूट जाता है।
तो सब्सटेंस दोबारा जो है ना वो एलिमिनेट भी हो सकता है जहाँ वो पहले जुड़ा होगा, जिस सरफेस के ऊपर जाके वो जुड़ा होगा। लेकिन जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है ये हम अपना इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अगर दफ़ा बन गया वो सरफेस के साथ मॉलिक्यूल केमिकली जाके अटैच हो गया तो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, यानी ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है आपका। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ एडजॉर्ब्ड लेयर। फिजिकल एडजॉर्प्शन में स्टूडेंट्स मल्टी लेयर बनती हैं, ठीक है, यानी आपका जो एडजॉर्बेट है ना जो सरफेस के साथ जाके लगा है उसकी मल्टी लेयर्स बनती हैं। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, सिर्फ मोनो लेयर बनती है, सिंगल लेयर। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, फिजिकल एडॉप्शन क्या होता है, डिक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। सारी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो फिजिकल फोर्सेस वीक फोर्सेस होती हैं, वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, टूट जाएंगी थोड़ा सा टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो, ठीक है। तो फिजिकल एडॉप्शन ख़त्म हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे कम होगी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि ये फिजिकल अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है या बहुत ज़्यादा और वीक हो जाती है। अच्छा, इसमें देखो फर्स्ट इंक्रीज़ होती है लेकिन देन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये डिक्रीज़ होती है, ठीक है। केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ने से पहले क्या होगा, इंक्रीज़ होगी, देन ये डिक्रीज़ होती है। इसके बाद है स्पेसिफिसिटी, नॉन स्पेसिफिक एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये क्या होता है स्टूडेंट्स, केमिकल एब्जॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होती है, क्योंकि केमिकल बॉन्ड हर जगह पर नहीं बनता, हाईली स्पेसिफाइड बॉन्ड जो होता है वो बनता है इसके अंदर जाके। तो ये थी जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन, इनका हमने कंपैरिजन कर लिया। आपको जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन को याद रखो, ये तकरीबन उसका रिवर्स करते जा रहे हैं हम लोग। केमिकल एब्जॉर्प्शन कैसा है, फिजिकल का रिवर्स है। तो एक एक की खसूसियात आप अपने जहन में रखें, तो दूसरी जो है ना वो इसके एंटी करते जाना है आप लोगों ने। हाँ जी स्टूडेंट्स, एब्जॉर्प्शन के अंदर कुछ आइसोथर्म पेश किए गए थे। एक साइंटिस्ट था फ्रेंडलिच, इसने आइसोथर्म पेश किया जिसे हम बोलते हैं फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसने एक इक्वेशन दी स्टूडेंट्स, उसमें क्या था कि एक्स उसने कंसिडर किया था, गैस के मास को एक्स कंसिडर किया, ठीक है, ओवर टोटल मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है, यानी एडजॉर्बेट का मास ऊपर है, एडजॉर्बेंट का नीचे है, यानी ये हमारा क्या है, ये एडजॉर्बेंट है हमारा, एडजॉर्बेंट। इस डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये किसके पर, अब ये वाली जो एडजॉर्प्शन है यानी एक्स ओवर एम की जो रेशियो है, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फिर प्रेशर के। ये पहले भी हम बात पढ़ चुके हैं कि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी गैस के एडजॉर्ब होने के चांस भी ज़्यादा होंगे। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा नेक्स्ट करते हैं सिंप्लीफाई, कि एक्स ओवर एम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करें इज इक्वल टू के और पी। लेकिन स्टूडेंट्स फ्रेंडलिच ने पी का एक फैक्टर उसने ऐड कर दिया, यानी 1/n भी उसने साथ में ऐड किया था। इसको हम आगे देखेंगे जाके कि ऐसा क्यों करता है वो। तो x ओवर m इज इक्वल टू के पी की पावर स्टूडेंट्स क्या है, 1/n है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या होगा कि हमने मास समझ लिया, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड है x जो है, m स्टूडेंट्स का हमने पढ़ा है अभी, एडजॉर्बेंट का मास हमने देखा है अभी। तो k और n दोनों यहाँ पे कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, k भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को नेक्स्ट फर्दर पढ़ें, हम एक यहाँ पे ना ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। हाँ जी, तो हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया है, x ओवर m जो है ना हमने y एक्सिस पे लिया है और प्रेशर हमने x एक्सिस पे लिया है। तो स्टूडेंट x ओवर m और प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखो शुरू में ये लाइन कैसी है, ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल जा रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, मतलब x ओवर m प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी, तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन तो आई है, शुरू में तो स्ट्रेट लाइन है, बाद में ये लाइन स्टूडेंट्स कैसी हो जाती है, ये कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब है फर्दर प्रेशर बढ़ाने से x ओवर m की जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब फिर तो शुरू में प्रेशर हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर शुरू में क्या स्टूडेंट्स, लो है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, इस जगह से देखें तकरीबन यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला प्रेशर कैसा है, ये वाला P जो है ना ये हाई है, प्रेशर ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर करने से x ओवर m की रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये इक्वेशन हमें ये बता रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि n की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, ठीक है।
यानी लो प्रेशर पे एक्स ओवर एम पी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी पी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक तो ये पी पे डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पी के इंडिपेंडेंट है। तो 1/n, अगर n की वैल्यू स्टूडेंट्स हम रखें 1 रखें, ठीक है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर 1 आना है हमारे पास, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास ये क्या हो जाएगी, x/m इज इक्वल टू के और के पी की पावर 1 लिख दें या ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, यानी इक्वेशन हमारे पास यही आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो लेकिन अगर हम प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई कर दें, ठीक है ना, तब हमें n की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। n की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर हम रखते हैं 0 रखते हैं, ठीक है, यानी n की वैल्यू अगर 0 रखें तो आंसर कितना आ जाना है हमारे पास, 0 आना है, ठीक है। तो अब यहाँ 1/n में 0 पुट करें आप लोग, x/m इज इक्वल टू के पी और p की पावर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या 0, और आपको पता है किसी चीज़ की पावर 0 हो 1 के बराबर होती है, तो ये वाली इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x/m इज इक्वल टू के बराबर आ जाएगी हमारे पास। और ये इक्वेशन हमें ये शो कर रही है कि प्रेशर बढ़ाने से x/m के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, x/m हमारा क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये देखो, ये सीधी लाइन बिल्कुल चल रही है, यहाँ पे कांस्टेंट लाइन जा रही है ये वाली, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर करने से आपने n की वैल्यू कितनी रखनी है स्टूडेंट्स, 0 रखनी है, ठीक है। 0 वैल्यू रखोगे तो x/m इज इक्वल टू के आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक देखें, ये इंटरमीडिएट वैल्यू हमारे पास आएगी, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन ये वाला जब इतना एरिया है, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू रखते हैं ना 0 से लेके इन्फिनिटी के दरमियान कोई वैल्यू रखते हैं अगर हम लोग, ठीक है, सॉरी 1 से इन्फिनिटी के दरमियान अगर रखते हैं ना, 1 से इन्फिनिटी तक रखते हैं, तो इसके दरमियान कोई वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, वो इस रेशो के बराबर आएगा, यानी इंटरमीडिएट के बराबर आएगा। बस मेन चीज़ हम समझनी लो प्रेशर और हाई प्रेशर, ये दो इक्वेशंस आपके माइंड में होनी चाहिए, यानी ये दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द एब्जॉर्प्शन हमने सारा स्टडी किया है फ्रेंडलिच वाली इक्वेशन के अंदर। अच्छा, अब हम ये करें जी, अब हम इक्वेशन 1 को जो है ना लॉग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों से, तो लॉग x/m इज इक्वल टू भाई लॉग के प्लस लॉग p, और p की पावर क्या है 1/n। जब स्टूडेंट्स लॉग लिया जाता है ना तो जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है यहाँ लॉग के, तो लॉग x/m इज इक्वल टू भाई लॉग के प्लस 1/n लॉग p, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन जो है ना वो निकल के सामने आई है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, एक और ग्राफ हम प्लॉट करते हैं इसके अंदर, तो वाई एक्सेस एक हमारा, एक एक्स एक्सेस है, इसको हम एक्स एक्सेस लिखते हैं, इसको वाई एक्सेस लिख लेते हैं, ओके। अच्छा, वाई एक्सेस में हम क्या लेंगे, ये इक्वेशन जो है ना ये स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन से रिलेट कर रही है, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ी होगी कि वाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। तो वाई एक्सेस हम क्या लेते हैं, लॉग x/m लेंगे, उसी तरह यहाँ तो हमने x/m लिया था ना, हम लॉग की फॉर्म में इसको सेम उसी तरह वाई एक्सेस पे लेंगे हम। तो इसके साथ जो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला जो एरिया ना इतना, ये वाला, ये हमारा क्या है, इंटरसेप्ट है, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं हम लोग, और ये लॉग के इक्वल लिया जाता है इसको, ओके। अच्छा, लॉग p जो है ना ये हम x एक्सिस पे लेंगे, और हमारे पास यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके अंदर ना। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और किसी एक पॉइंट पे हम टेंजेंट वगैरह ड्रॉ करने का तरीका आपने कहीं ना कहीं शायद पढ़ा होगा, मैथ वाले लोगों ने तो पढ़ा होता है अक्सर एफएससी के अंदर। तो इस तरह से हम, ये हमारे पास है dx और ये क्या है dy है, और इतने से इतना एरिया, इसको हम स्लोप का नाम दे देते हैं, इसको हम भाई स्लोप का नाम देते हैं। अच्छा, तो स्लोप के नाम के बाद हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो 1/n जो है, ये जो स्लोप है ना हमारे पास, स्लाइड कर्वेचर है थोड़ा सा इसका, यहाँ से थोड़ा सा कर्वेचर आपने बनाना था, इसका स्लाइड कर्वेचर ऐसे इस तरह से। तो स्लाइड कर्वेचर के अंदर हम लिखेंगे 1/n
एन लिखेंगे। 1/n हमारे पास क्या है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से जो ग्राफ है ना वो ड्रॉ किया जाता है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के अंदर। ओके जी, तो ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन वाला जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हुआ जी। इसके साथ नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गमेयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन के ऊपर दूसरा आइसोथर्म हमारे पास जो है वो है लॉन्गमेयर, साइंटिस्ट के नाम से भाई, जिसने 1916 में जो है ना ये पेश किया था। एग्जैक्ट डेट मेरे माइंड में नहीं, आई थिंक 1916 है या 1906 होगी, 1906 होगी। अच्छा तो लेकिन ये मैटर नहीं करता डेट क्या है जी। तो आपने इसके अजम्पशंस जो है ना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अजम्पशंस हमारे पास ये हैं स्टूडेंट्स। कहता है जी एक मोनोलेयर प्रोड्यूस होती है, मोनोलेयर ऑफ adsorbate on the surface of adsorbent। ठीक है, पार्टिकल्स की कैसी होगी, या गैस अगर है तो उसकी मोनोलेयर प्रोड्यूस होगी। सेकंड वही जो है ना इसके अंदर जो पॉइंट है हमारे पास कि जो लेटरल इंटरेक्शंस नहीं होंगी, नो लेटरल इंटरेक्शंस। मतलब स्टूडेंट्स कहने का ये है जी, ये हमारे पास एडजॉर्बेंट है जो आपके सामने मैंने इसकी शेप ड्रॉ कर दी है। सपोज ये हमारे पास कोई एडजॉर्बेंट है और इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये मालिक्यूल्स होंगे, गैस मालिक्यूल्स होंगे हमारे पास। ये उसके ऊपर जाके मैं एडजॉर्ब करवा रहा हूँ, यानी गैस मालिक्यूल्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे एडजॉर्ब हो रहे हैं। अच्छा, तो ये थ्योरी ये कह रही है जी कि लेटरल इंटरेक्शंस नहीं होंगी। लेटरल का मतलब साइडों से, यानी ये मालिक्यूल इस मालिक्यूल से साइड वाले मालिक्यूल के साथ जो है ना इंटरेक्ट नहीं करेगा। नो लेटरल इंटरेक्शंस होती हैं इसके अंदर। ठीक हो गया भाई। हाँ जी, तो अब एक सरफेस है ना हमारे पास, कोई एक जगह है एडजॉर्बेंट के अंदर, तो एक होल या सरफेस के ऊपर जो है ना एक स्पेस में एक पार्टिकल ही मारा सकता है। पार्टिकल मतलब एटम या मालिक्यूल। इसके मतलब नंबर ऑफ एडजॉर्प्शंस आर फिक्स्ड फॉर ईच सॉलिड सरफेस, ओके भाई, ये हमारी होगी इसकी अजम्पशंस। अब अजम्पशंस में एक चीज़ और भी देखते हैं हम लोग कि एडजॉर्प्शन जो होता है ना, एडजॉर्प्शन वाला प्रोसेस, एडजॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन, ये दोनों सेम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ एक्विलिब्रियम। एक्विलिब्रियम के ऊपर क्या होता है, एडजॉर्प्शन और डिसऑर्प्शन क्या होते हैं, दोनों हो रहे हैं प्रोसेस।
हाँ जी, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन में स्टूडेंट्स उसी तरह मैं पहले भी 2 बार ये डायग्राम बना चुका हूँ। तो ये हमारी एड्जॉर्प्शन साइट है, हमारा एड्जॉर्बेंट है कोई ये ऊपर जो डॉट्स मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ ये जाके एड्जॉर्बेंट के मालिक्यूल जाके फिट हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये इसकी खाली सर्फेसेस हैं, सारी लाजमी नहीं सारी की सारी साइड्स ऑक्यूपाइड हो जाएँ, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ साइड्स जो है ना वो बाकी खाली एम्प्टी रह जाएँ, ठीक है। तो ये डॉट्स जो हैं ये क्या है, ये आपका एड्जॉर्बेट है, गैस मालिक्यूल्स हैं जो जाके सरफेस के ऊपर अटैच हो रहे हैं। ये हमारी एड्जॉर्प्शन साइट है जहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो रही है। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है ना उसको हम आर से लिख लेते हैं। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन आर ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यानी रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है वो प्रेशर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो होता है हमारे पास, रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अवेलेबल साइट्स के ऊपर। अवेलेबल साइट्स किसके ऊपर, अवेलेबल साइट्स एड्जॉर्बेंट के ऊपर। कितनी साइट्स हैं, पोर्स कितने हैं, साइट्स कितनी हैं, स्पेसेस कितनी हैं जहाँ पे जाके आपका गैस का मालिक्यूल जाके अटैच हो सके। तो भाई दोनों के रेट्स के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब यहाँ से ना एक चीज़ होती है थीटा को हम समझते हैं। थीटा क्या होता है? थीटा एक्चुअली होता है कि हमारे पास साइड्स ऑक्यूपाइड यानी वो साइड्स जहाँ पे गैस के मालिक्यूल आ चुके हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइट्स, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ साइट्स को हम n के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आपके एड्जॉर्बेंट के अंदर कितनी नंबर ऑफ टोटल साइट्स हैं और ऑक्यूपाई हमारे पास कितनी है, थीटा के बराबर है। इसको हम अगर ज़रा रीअरेंज कर लें, साइट्स ऑक्यूपाइड इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आ जाएगा, ये n इधर जाके थीटा के साथ डिवाइड हो जाएगा, n थीटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, तो स्टूडेंट्स हमें चाहिए अवेलेबल साइट्स हम कैसे निकालेंगे? साइट्स ऑक्यूपाइड किसके बराबर है, n थीटा के बराबर है, ठीक है। टोटल में से जितनी साइट्स ऑक्यूपाइड है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल है ना, टोटल n है ये, ठीक है। टोटल साइट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। टोटल में से अगर हम ये ऑक्यूपाइड वाली माइनस कर दें तो अवेलेबल साइट्स हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। अवेलेबल साइट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो अब हम ये करते हैं कि टोटल साइट्स हमारे पास n है और ये ऑक्यूपाइड साइट्स हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, ऑक्यूपाइड साइट्स है ये, तो n माइनस n थीटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, अवेलेबल साइट्स आ गई। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें आप लोग। तो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन यानी आर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n माइनस n थीटा, या n को आप कॉमन ले लें तो आर ए, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n इंटू 1 माइनस थीटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। के इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो आर ए, ठीक है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पी एन 1 माइनस थीटा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है ना इसको हम ख़त्म करते हैं, तो आर ए इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स के कांस्टेंट आ जाएगा, साथ में ए लगा दें, ए यानी एड्जॉर्प्शन का कांस्टेंट है, और साथ में स्टूडेंट्स पी एन इंटू 1 माइनस थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये तो होगा रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन की ये इक्वेशन है, इसको आप लोग जो है ना वो इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे सकते हैं। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स अब है रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। रेट ऑफ आर डी यानी कि रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास साइट्स ऑक्यूपाइड्स, ठीक है। यानी हमारे पास जो साइट्स है ना वो कितनी जो है ना वो ऑक्यूपाइड है। जितनी ज़्यादा साइट्स ऑक्यूपाइड होंगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल रिमूव भी होंगे, यानी डीज और भी ज़्यादा होंगे वो, ठीक है। तो यानी साइट्स ऑक्यूपाइड किसके बराबर है, एन थीटा के, ये साम देखें एन थीटा के बराबर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन थीटा
इसी तरह प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करें तो आर डी इज इक्वल टू भाई हो जाएगा के डी, रेट कांस्टेंट ऑफ डिसऑप्शन, और साथ में क्या आ जाएगा एन थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अब आपने कंपेयर करना है इक्वेशन 3 और 4 को, आपने कंपेयर करना है, इसमें पुट करनी वैल्यू, यानी डिसऑप्शन की इक्वेशन ये 3rd है। आप लेफ्ट साइड पे ज़रा देखें, दिस इज आवर डिसऑप्शन, डिसऑप्शन की इक्वेशन नंबर 3 है, और डिसऑप्शन की इक्वेशन नंबर कौन सी है, ये वाली 4 वाली है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो के ए पी और साथ में क्या है एन इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू के डी एन थीटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, के डी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एन से एन कट जाएगा यहाँ से, एन और एन आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे यहाँ से स्टूडेंट्स। तो के ए और के डी इधर आके डिवाइड होगा ना, तो के ओवर के डी हो जाएगा ना हमारे पास, यानी के ए ओवर हमारे पास क्या हो गया के डी। ठीक है, अच्छा अब इसको ना हम एक नए कांस्टेंट के बराबर लेते हैं, लेकिन अभी ये स्टेप मिस नहीं करते, इसको हम बना लेते हैं। के ए ओवर के डी हमारे पास आ चुका है, और नेक्स्ट इसके साथ भाई क्या लगा हुआ है, पी इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा हमारे पास। ठीक है, अच्छा के ओवर के डी एक नए कांस्टेंट के बराबर इसको हम ले लेते हैं, यानी नया कांस्टेंट के ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, नया कांस्टेंट के, तो के यानी इसकी जगह पे हमारे पास के आ गया, आगे सेम वैसे के वैसे P1 माइनस थीटा। ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास थीटा आ चुका है ये। ठीक है, यानी एक ही क्वेश्चन है, उसको हम आगे सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं फर्दर। अच्छा भी अब 1 माइनस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे राइट साइड पे ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम थीटा की वैल्यू ना यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, एक्चुअली अकेले थीटा को साइड पे रखने हैं। अच्छा के पी और इज इक्वल टू थीटा ओवर यही साइड पे आके डिवाइड हो गया, 1 माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स, थीटा हो गया। अच्छा के पी इज इक्वल टू थीटा ओवर 1 माइनस थीटा हो चुका है हमारे पास। अच्छा अब इसका जो मतलब है ना हमारे पास स्टूडेंट्स, इसको हम ज़रा रीअरेंज कर सकते हैं, इसको इस साइड पे ले आए आप लोग। ठीक है, ऐसे भी इसको हम कर सकते हैं, या 1 माइनस थीटा ऊपर ले जाए, थीटा नीचे, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा हमारे पास, यानी 1 माइनस थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू भाई 1 ओवर के पी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा 1 माइनस थीटा ओवर थीटा ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर, यानी कि इसको लिखने का दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, 1 ओवर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसका अगर एलसीएम लेंगे ना तो दोबारा यही आंसर आपका आ जाएगा, ऊपर वाला ये वाला। तो 1 ओवर थीटा माइनस 1 हो गया भी। अच्छा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1 ओवर के पी हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ओवर थीटा इज इक्वल टू भाई 1 ओवर के पी। ठीक है, और +1 यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा भी इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, हाँ जी 1 के पी, और के पी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉरी डिवाइड होगा, पहले 1 आंसर आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस, और के पी को इससे मल्टीप्लाई डायरेक्ट होगा, फिर ये एलसीएम लेने से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, नीचे क्या होगा हमारे पास, के पी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो एलसीएम लेने से ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुकी है। हाँ ओके भाई, अच्छा तो इसको हम अगर इस इक्वेशन को ये करते हैं, हम फर्दर इसको आगे सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं जी बच्चों। अब ये है 1 ओवर थीटा इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस के पी ओवर के पी। अच्छा अब इसको ये भी तो हम कर सकते हैं ना, इसको ऊपर ले जाए, हमने तो थीटा चाहिए ना हमें, थीटा इज इक्वल टू, थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये भी आपने, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह रहे हो किस्म की ये हो रही है, तो के पी ऊपर चला जाएगा हमारे पास, के पी ओवर 1 प्लस के पी। ठीक है, इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, यानी ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो चुकी है, इसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है हमारे पास। तो थीटा इज इक्वल टू के पी ओवर 1 प्लस के पी हमारे पास। अच्छा अब इनको ना जो हमारे पास साइंटिस्ट था ना लॉन्गमेयर, उसने इस दोनों के को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक दूसरे से, इसको के ए का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। ठीक है, अब के ए के बी भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के और के प्राइम।
यानी ऊपर छोटा सा डॉट लगा दे, दोनों तरह आप लिख सकते हैं, एक बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दूसरी फॉर्म में भी इसको आप लोग ईजिली लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों।